स्वागत है मित्रों द अडॉप्ट कंप्लीट कम्पिटेटिव हब में। आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं एग्जाम सार के तहत देखेंगे प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण शासक पे बात करेंगे जिसका नाम है सम्राट हर्षवर्धन। ठीक है, और मैं आपको बताऊं ये प्राचीन इतिहास का हिंदू शासक में सबसे अंतिम शासक था। ठीक है, हिंदू शासक में क्या था, ये सबसे अंतिम शासक था जिसे हम हिंदू हिंदू और हिंदू राष्ट्र हिंदू हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आज हमारे देख सकते हैं, आपको करंट की बात किया जाए तो आज मोदी जी, नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री भी है और साथ में आज रामायण का राम प्रभु का सबसे बड़ा घर बन चुका है। तो आज बात किया जाए हिंदू धर्म और हिंदू में सबसे एक नामची और बाहुबली शासक अगर कोई है तो वो है सम्राट हर्षवर्धन। और आज जो हम एग्जाम सार की बात करेंगे, किस पे? एग्जाम सार। और जो भी हम लोग बात करेंगे वो एग्जाम सार के तहत लेंगे। ठीक है बॉस, तो बात किया जाए एग्जाम सार में तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो हर्षवर्धन का आपको बता दें, हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जानेंगे क्या? जीवनी जानेंगे, ठीक है, उनका क्षेत्र जानेंगे और वो उनको कौन पराजित किए। तो आज हम लोग बस एग्जाम सार के तहत टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए और बारीकी से एक एक करके हम लोग देखते हुए चलेंगे सम्राट अशोक के बारे में। तो सम्राट अशोक जो व्यक्ति थे, शासक थे, ठीक है, और हिंदू का बहुत बड़ा ये बोल वाला व्यक्ति थे। तो मैं आपको बताऊं, ये अब आप देख सकते हैं प्राचीन क्या है? प्राचीन, ठीक है, प्राचीन अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे? हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। ओके मित्र, आगे बात किया जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 591 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 591 में हुआ। वंश, और किस वंश से इनके ताल्लुक था? तो पुष्यभूति वंश से ताल्लुक था। इससे पुष्यभूति वंश से इनकी ताल्लुक था। अगर बात आगे किया जाए पिता, इनके पिता, और मैं बताऊं आपको पिता माता, मैंने बोला उनकी पहले परिचय। पिता कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे। ठीक है मित्रों, अगर बात किया जाए माता की तो माता था यशोमती। कौन थे? यशोमती। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इनके शासनकाल कब से कब तक लिखा। तो शासनकाल आप देख सकते हैं 606 से, देखिए 606 से लेके 647 ईसा ईस्वी तक। ठीक है, शासनकाल कब से कब से चला? 606 से लेके 647 ईस्वी में। जन्म देखिए 591 में, और का क्या हुआ? शासनकाल 6 से 647 ईस्वी, इस बीच में ये क्या थे? इनके शासनकाल। आगे की बात किया जाए, इनके एक बड़े भाई भी थे, राज्यवर्धन। कौन था? भाई था। हर्षवर्धन का एक भाई था राज्यवर्धन, बहन भी थे राज्य सिंह। कौन थे? राजवर्धन, राज्य सिंह। ये भाई हो गया, ये दो भाई बहन थे। ठीक है, अगर आगे बात किया जाए तो मृत्यु, मृत्यु भी देख ले। ये क्या था कि इनके एक पारिवारिक परिचय हम लोग। आगे बात किया जाए तो मृत्यु, मृत्यु इनके 647 ईस्वा पूर्व में, सॉरी ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी 647 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। इनका सम्राट हर्षवर्धन। ठीक है, आगे बात किया जाए तो आगे आप देख सकते हैं इनका अन्य नाम से भी जाना जाता है, उफ नाम। ठीक है, उफ नाम, हर आदमी पिट नेम रखता है, तो उसी हिसाब से ये भी अपना क्या किए? पिट नेम रखे। जैसे आप देखते हुए गांव घर में कि उनका नाम आधार कार्ड पे कुछ और रहता है, लेकिन गांव घर में उसका नाम कुछ और रहता है। तो है कहा जाए तो पिट नेम लोग नाम रखता है, नहीं कहते गांव से। अब लल्लू पल्लू, अब औरों से नाम सब कहते हैं गोलू भोलू। तो उसी हिसाब से हर्षवर्धन का भी एक उपनाम हुआ था जिसका नाम था शिलादित्य। क्या था? शिलादित्य। ठीक है, सम्राट अशोक का उपनाम में शिलादित्य। सब नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे आए उपासक, और ये किसके उपासक थे? ये अपनी गुरु किसको, मतलब भगवान की पूजा करते थे, तो वो थे भगवान शिव। कौन था? भगवान शिव। इस शिव का उपासक थे। बात किया जाए द्वितीय अशोक, द्वितीय अशोक जो थे, एक तो अशोक, अशोक के बाद हर्षवर्धन को माना गया कि जैसा अशोक था वैसा हर्षवर्धन था। ठीक है, ये भी अपने हिंदुत्व का एक परचम लड़ा। तो उनकी तुलना किससे किया जाता था? द्वितीय अशोक। कहा जाता था कि अशोक, हर्षवर्धन क्या है? द्वितीय अशोक। अशोक तो एक प्रथम वो है, और इसको क्या माना जाता था? द्वितीय अशोक। आगे बात किया जाए शासन आयु। अब मैं आपको बताऊं कितने आयु सीट पे शासक अपना जो बना, किस आयु में बन गया? तो 16 वर्ष की आयु। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु। आगे बात किया जाए तो अब यहाँ पे देख सकते हैं नाटक भी हुआ इनके, जो इनके शासनकाल में नाटक था। कौन? नागानंद। ठीक है, उसके बाद रत्नावली और प्रियदर्शी। ये जो नाटक था, इसने नाटक अपना लिखा हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन क्या अपना एक नाटक भी लिखा। देखिए नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी।
ठीक है, आगे बात किया जाए तो इनके हम शासनकाल और माप के तहत भी देखेंगे। ठीक है, अगर बात किया जाए तो आगे देखते हैं इतिहास। अभी तक हम इनको क्या देखे हैं, भूमिका देखें, इंट्रो देखें, इनके परिचय देखें, पारिवारिक परिचय देखें, इनके शासन पे और इनके इतिहास में क्या क्या कांड की गई है और क्या क्या कहाँ अपनी क्षेत्र को फैलाया। तो इतिहास में आ जाते हैं। ठीक है, इतिहास में आप देख सकते हैं क्षेत्र इसका कहाँ था, क्षेत्र कहाँ था, तो जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल और बल्लीपुर। ठीक है, ये 5 सेशन था। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इतिहास। अगर मैं आपको बताऊं भारत का नक्शा, अब देख रहे हैं भारत का नक्शा, ठीक है, ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये बिहार, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश था, ये दिल्ली था। ठीक है, और मैं आपको बताऊं सबसे पहले क्या था, जालंधर, और इससे दिल्ली से ऊपर आते हैं तो यहाँ पंजाब था, यहाँ राजस्थान था। ठीक है, तो बंगाल देखो ये क्या हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ये दिल्ली हो गया और ये क्या हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, पंजाब। तो ये जो था जलंधर, पंजाब, इस सब, कश्मीर, और हाँ यहाँ पे आप आगे लीजिए कश्मीर, और यहाँ पे क्या था, नेपाल। ठीक है, नेपाल, ये अपने क्षेत्र को इस प्रकार से फैलाए। इसका एक शासनकाल था तो हर्ष का, हर्षवर्धन का शासनकाल। ये अपना क्षेत्र, ये क्या था, इनका क्षेत्र था, किसका, हर्षवर्धन का। ठीक है, हर्षवर्धन का शासन क्षेत्र था और यही अपने क्षेत्र के शासन किया। उसके बाद अगर किया जाए तो इनको असफलता भी मिला। इनके तो आप देख रहे कि इस क्षेत्र पे क्या किए, सम्राट हर्षवर्धन ने अपना क्षेत्र फैलाया, शासक वहां का बना, लेकिन असफलता भी मिला इसको। अब देखिए चालुक्य नरेश, चालुक्य नरेश जो थे, ठीक है, चालुक्य नरेश, चालुक्य एक वंशज है, चालुक्य वंश, उसका एक नरेश था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया, कौन सा, नर्मदा नदी। ठीक है, कहाँ पे, नर्मदा नदी। तो हम लोग अभी सिर्फ क्या शासक की बात करेंगे, नदी की बात करेंगे, फिर हम लोग नदी पे भी चर्चा कर लेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नदी पे देखेंगे, जो शासक जहाँ था उसका नदी लेंगे और उसके पे बातचीत करेंगे। अभी सिर्फ देखना, नर्मदा नदी के किनारे परास्त कर दिया, किसको परास्त किया, सम्राट हर्षवर्धन को। किसने हराया, पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने हराया, पुलकेशिन द्वितीय ने। और ये पुलकेशिन द्वितीय जो था वो किस वंश से था, तो वो चालुक्य वंश से। किस वंश से था, चालुक्य वंश से। और मैं आपको बताऊं चालुक्य वंश कहाँ पे था, तो यहाँ पे आ जाए नीचे दक्षिण साइड में। ठीक है, दक्षिण साइड में। ओके, चालुक्य वंश, ठीक है, दक्षिण दिशा में था ये चालुक्य वंश, यहाँ पे था। तो मैं आपको बताऊं कि चालुक्य भी अपने आप में, जब वो हम लोग पर भी चालुक्य वंश पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे चालुक्य वंश ने पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो हर्ष को कैसे हराया। सिर्फ हमें आज क्या देख रहे हैं हम लोग, हर्षवर्धन काल, सम्राट हर्षवर्धन काल के बारे में। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हर्ष को किसने हराने वाले व्यक्ति थे, तो पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, आगे बात किया जाए राजधानी। ठीक है, राजधानी, इनकी राजधानी पहले कहाँ था, तो देखिए यहाँ पे हर्षवर्धन का थानेश्वर, कहाँ था, थानेश्वर। और मैं आपको बताऊं थानेश्वर कहाँ था, तो हरियाणा। यहाँ देखिए दिल्ली, और दिल्ली के बगल में था हरियाणा। ठीक है, यहाँ यहाँ पे हरियाणा था, हरियाणा अभी भी है, फेमस है बहुत ही। और ये के मामले में बहुत सारा कारखाना यहाँ पे है। और अब हमने बोला थानेश्वर, थानेश्वर कहाँ है, तो हरियाणा में। थानेश्वर कहाँ है, तो हरियाणा में। ठीक है, थानेश्वर हरियाणा में। तो पहले हर्ष का जो सम्राट हर्षवर्धन का जो पहले राजधानी था वो थानेश्वर था। उसके बाद वहां से वो कहाँ ले गए, कनौज ले गए। ठीक है, स्थानांतरित कहाँ किया, कनौज। और मैं आपको बताऊं कनौज कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश में। कनौज कहाँ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कनौज कहाँ था, उत्तर प्रदेश में। कनौज कहाँ था, उत्तर प्रदेश में। याद रखना भाई, कनौज थानेश्वर से वो अपना राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया, कनौज में किया। ठीक है, और कनौज का समकालीन शासक कौन था, तो वो था शशांक। कौन था, शशांक था। उस समय कनौज का समकालीन शासक कौन थे, तो शशांक था। आगे बात किया जाए तो ये इनके क्या था कि क्षेत्रफल हो गया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखा जाए तो इनके क्षेत्रफल था, राजधानी कहाँ थे, कहाँ से स्थानांतरण किया और इनको कौन हराया, ये हम देखें। अब हम देखते हैं कि इनके शासन काल में, इनके शासन काल में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत है, तो मैं आपको बताऊं विदेशी यात्री आने वाले थे वो थे वेंशांग। कौन थे, वेंशांग। वेंशांग कौन थे, वेंशांग। वेंशांग का जो भारत यात्रा में प्रवेश किए वो 630 से 644 ईस्वी तक भारत में रहे। 630 से 644 ईस्वी तक भारत में रहे और यहीं पे वो बौद्ध धर्म का विस्तृत जानकारी के लिए भारत आया था। किसके वंश में,
हर्ष के काल में, ठीक है। और देखिए 630 से 644, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, 630 से 600 मतलब कितना वर्ष हुआ, 14 वर्ष। तो क्वेश्चन बनने की संभावना आपका जो रहता है कि भारत में हर घनश्याम जब आया भारत में तो कितने वर्ष तक रहा, तो 14 वर्ष तक रहा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इनकी रचना जो थी, जो बुक था वो था CU की, घनश्याम की जो चीनी यात्री थी उनकी रचना का क्या नाम था, तो CU की, ठीक है, इनके बुक था। आगे के बाद के बौद्ध धर्म की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में आया था, जो हम लोग इससे पहले भी हम लोग बात की। तो घनश्याम जो भारत आया वो आया था बौद्ध धर्म के लिए, और किनके शासनकाल में आए थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आपको सेशन भी याद रखना है, 630 से 644 में रहा, लेकिन 630 में आया और 14 वर्ष भारत में इसका अध्ययन किया, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, ठीक है। और बात किया जाए तो कैसे आया, तो ये भी ध्यान देंगे, सिल्क मार्ग से हिंदू कुश जर्मन, हिंदू कुश देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ से, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया और ये क्या हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो हिंदू कुश, क्या बोले मैंने, हिंदू कुश से होते हुए ये कहाँ पहुंचा, कपिसा, कपिसा, ठीक है, कहाँ पहुंचा, कपिसा, ठीक है मित्र, कपिसा पहुंचा। और मैं आपको बताऊं कपिसा कहाँ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बीच का बॉर्डर के पास में एक कपिसा है, वहां पे पहुंचा हुआ, और उसी के माध्यम से होते हुए भारत भी पहुंचा, ठीक है। और भारत किसके शासनकाल में पहुंचे, तो सम्राट हर्षवर्धन। तो हम लोग ने देखे कि विदेशी यात्री भारत के, ठीक है मित्रों, हर्षवर्धन के शासनकाल में कब आया, 630 से 644 ईस्वी तक। आगे बात किया जाए अन्य कवि, जैसे एक तो ये क्या हुआ, जो ये अपने आए अपनी रचना लिखे यूपी और बौद्ध धर्म के बारे में ये अपने रिसर्च करने आए थे। उसके बाद आगे आते हैं अन्य कवि, अन्य कवि में ले लेते हैं तो बाण भट्ट, इनके दरबारी कवि भी बोला जाता है, तो दरबारी कवि कौन हो गया, बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने ही हर्षवर्धन का हर्ष चरित करके एक रचना लिखा, जो हर्ष का जीवनी था, क्या था, जीवनी लिखी, बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी, ठीक है। और इसमें क्या आपको मिलता है, तो हर्षवर्धन का जीवनी लिखा, किसने लिखा, तो बाण भट्ट ने लिखा। रचना हर्षचरित और कदम्बरी, कौन था, कदम्बरी। बात किया जाए कलह, इनके दरबारी कवि एक और थे, कलहन, ठीक है, जिसका नाम था राज तरंगिणी, कलहानी जो है राज तरंगिणी, ये भी लिखा। और ये कहानी राज तरंगिणी की जो कहानी मिलेगा आपको, वो कश्मीर की कहानी मिलेगा, जिसमें कश्मीर की शासक था, उसके बारे में हम लोग जब कश्मीर की चर्चा करेंगे तो पता कर लेंगे कि राज तरंगिणी में किसकी, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना है कि राज तरंगिणी में किसका कहानी मिलता है, तो कश्मीर की घटना, ठीक है। तो आगे हम लोग देखें तो इसका जो हर्षवर्धन काल था, सम्राट जो हर्षवर्धन था वो क्या किया, और मैं आपको बताऊं बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया, किसने किया, तो हर्षवर्धन बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन जो किया वो किया प्रयाग, प्रयाग कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, प्रयाग कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया प्रयाग में। आगे बात किया जाए अच्छा हर्षवर्धन, जो हम अभी ये देखें कि हर्षवर्धन ने महासम्मेलन प्रयाग में करवाया, और ये 2 महान धार्मिक सम्मेलन का भी आयोजन किया। हर्षवर्धन जो थे महान धार्मिक सम्मेलन का भी आयोजन किया था, कहाँ, कनौज और प्रयागराज। और ये मैं आपको बताऊं ये दोनों कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश में। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल था और शासन क्षेत्र था अधिकांशतः कहाँ था, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हम लोग ने भारत पे देखे, भारत के साथ साथ उनकी क्षेत्र भी देखे कि कहाँ कहाँ था। देखिए बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, और यहाँ क्या कश्मीर हो गया, ये सारे क्षेत्र पे, और जालंधर वही सारे क्षेत्र पे था। और इनको जो हराने वाले व्यक्ति थे वो कौन था, चालुक्य वंश का एक शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं सम्राट हर्षवर्धन का प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण अंतिम हिंदू शासक। आगे हम लोग बात करेंगे फिर से नई कंटेंट टू द पॉइंट। या आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिर से हर्ष का वंशज, जो वंशज आपको यहाँ पे देखिए पुष्पभूति वंश, तो अब ओनली हम लोग पुष्पभूति वंश पे बात करेंगे। आज के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत।